एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी डाड़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, तब हम अंदर नहीं आ सकते। तीनों एक साथ बोले। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी अब मेरे पति वापस आ गए हैं। कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं, साधुओं ने स्त्री को बताया। औरत ने अचरज से पूछा, ऐसा क्यों है? जवाब में मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरे बाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति को सारी बात बताई। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला ले। उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। तुम्हारी बात सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि धन को ही बुला लेते हैं। पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में से जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ हम बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती है। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं ना, आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं। और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा ही होता है, जिस कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक जादुई कुआं था। जो भी गांव में बीमार होता उसे उस कुएं का पानी पिलाया जाता और वो ठीक हो जाता। समय के साथ वह लोगों को ठीक करता चला गया। लोग बहुत दूर दूर से उसका पानी लेने आते थे, लेकिन
वह कुआं अब बूढ़ा होता जा रहा था। लोग अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उसका पानी पीते थे, लेकिन ठीक नहीं होते थे। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस कुएं से उठ गया। कुएं को भी इस बात की चिंता थी कि वह अब लोगों की बीमारी ठीक नहीं कर पाता। वह इसी बात पर हर रोज दुखी होता था। एक दिन उसके पास एक परी आई और कहने लगी, हमारी दुनिया में पानी का अकाल पड़ रहा है। पेड़ पौधे पानी को तरस रहे हैं, इसलिए क्या तुम हमें अपना पानी हमारी दुनिया में ले जाने दोगे? कुएं ने कहा, क्यों नहीं। इतना कहते ही परी ने जादू किया और कुएं में से एक नली आ गई। वह नली सीधी उनकी दुनिया में जा रही थी और पानी खींच रही थी। अब परियों की दुनिया में पानी पहुंच रहा था। तालाब भी भर चुके थे। यह देख परियों की रानी बहुत खुश हुई और कुएं के पास जादू से पहुंच गई। परियों की रानी को कुएं को उनकी मदद करते देख बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन परियों ने देखा कि वह बूढ़ा हो रहा है, इसलिए परियों ने उसे अपने जादू से जवान बना दिया। अब जो भी उसका पानी पीता, उसकी बीमारी तुरंत दूर हो जाती। सभी उस कुएं पर ज़्यादा विश्वास करने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्राचीन समय की बात है, जब एक आश्रम में गुरुदेव अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा मान्य थे। वह गुरुदेव उन सभी शिष्यों को शिक्षा देकर देश के कल्याण के लिए भेज देते थे। एक दिन शाम के समय अपने 3 शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। जब वह तीनों शिष्य अपने गुरु के पास आते हैं और गुरुदेव से बोलते हैं, हे गुरुदेव, क्या हम जान सकते हैं कि आज इस समय हमें बुलाने का कारण क्या है? क्या आप हमें कोई नया पाठ पढ़ाना चाहते हैं? तभी गुरुदेव बोलते हैं कि हे शिष्य, आप सभी की शिक्षा आज संपूर्ण हो चुकी है। अब आपका समय आ गया है। आप अपनी जिंदगी की एक नई पहचान बनाने का और साथ ही आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना। आप कल से ही देश विदेश में अपनी शिक्षा का प्रचार करेंगे। आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षा का उपयोग करके जन कल्याण में योगदान देंगे। इतना कहने के बाद उन तीनों शिष्यों को सोने के लिए भेज देते हैं। रात के समय उन तीनों के साथ एक उनका दोस्त भी उनके पास बैठ जाता है और बोलता है कि कल से आप तीनों आश्रम से विदाई ले रहे हैं, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? अब एक ब्राह्मण पंडित शिष्य से बोलता है कि आपने अभी तक पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, इसलिए आप हमारे साथ नहीं आ सकते। उसके बाद उनका दोस्त बोलता है कि आपने शिक्षा अच्छे से प्राप्त की है, आपके साथ रहूँगा तो मैं भी बहुत ही जल्दी आपसे शिक्षा ग्रहण कर लूँगा। उसके बाद तीनों पंडित बोलते हैं कि तुम्हारे पास शिक्षा कम है, इसलिए जब हम आपको लेकर जाएंगे तो हमारी हंसी होगी, इसलिए तुम यहीं रहो। तब वह दोस्त बोलता है कि आप उनको ऐसा बोलना कि यह हमारा नौकर है। अब तो ठीक है, अब तो हमें ले चल सकते हो। अब तीनों ब्राह्मण उस दोस्त को भी अपने साथ लेकर सुबह जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में चलने के बाद उन तीनों ब्राह्मण को भूख लगने लगती है। तब एक ब्राह्मण बोलता है कि काफ़ी समय हो गया चलते हुए, कुछ खा लेना चाहिए। पास ही एक पेड़ पर फल लगे हुए थे। वह तीनों ब्राह्मण उस पेड़ पर लगे फल को तोड़ना चाहते थे। वह पेड़ ऊंचाई पर होने के कारण वह फल उनके हाथ नहीं लगते। तो उनका दोस्त बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, इससे आप फल खा सकते हो। तब एक पंडित बोलता है कि हमसे ज्ञानी नहीं हो जो आपके पास विचार है। उसके बाद उनका दोस्त उस पेड़ पर चढ़कर वह फल तोड़कर उन लोगों को खिलाता है। तब वह बोलता है कि मैं आपसे किताबी ज्ञान में कम हूँ, लेकिन किस समय किस ज्ञान का प्रयोग करना है
उसका काफ़ी अच्छे से ज्ञात है मुझे। उसके बाद तीनों आगे चलते हैं। जंगल में काफ़ी समय चलने के बाद उन्हें एक हड्डियों का कंकाल देखने को मिलता है, जिसे चारों उस हड्डियों के कंकाल को देखकर चर्चा करने लगते हैं। यह हड्डियों का कंकाल किसका है? यह हड्डियाँ अलग अलग हुई हैं। एक ब्राह्मण बोलता है कि यह शेर का कंकाल है। दूसरा बोलता है कि नहीं, यह किसी अन्य जानवर का है। इसको साबित करने के लिए वह अपनी शिक्षा का उपयोग करते हैं, जो उनके गुरु द्वारा दी गई थी। उसके बाद एक पंडित बोलता है कि ऐसे इसका पता नहीं लगेगा। इसका पता हम अपनी शिक्षा के माध्यम से ही लगा सकते हैं, और मैं वह शिक्षा जानता हूँ जिससे इन सभी हड्डियों को एकत्रित करके कंकाल में बदल सकता हूँ। एक पंडित बिखरी हुई हड्डियों को अपनी शिक्षा से एक कंकाल तैयार कर देता है, जो पहले उस जानवर का था। उसके बाद दूसरा पंडित बोलता है कि मेरे पास गुरुदेव के द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा है जिससे मैं उस शिक्षा का उपयोग करके इससे यह पता लगा सकता हूँ कि यह कंकाल किसका है। उसने अपने गुरुदेव की शिक्षा का उपयोग करके उस कंकाल का मांस और खाल लगा देता है, जिससे पता चलता है कि यह कंकाल एक शेर का है। उसके बाद वह उनका दोस्त बोलता है कि हम सभी यहाँ अपनी शिक्षा को खराब कर रहे हैं। हमें अपनी शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना है, जो कि हमारे गुरुदेव ने बताया था। तब एक पंडित बोलता है, वह बोलता है कि आपने अपनी शिक्षा का उपयोग किया है। मेरे पास एक ऐसी शिक्षा है जो आप सभी के पास नहीं है। यह शिक्षा केवल गुरुदेव ने मुझे ही दी है। वह बोलता है कि मैं शेर को वापस जीवन दान दे सकता हूँ। तब दूसरा पंडित बोलता है कि यह प्रकृति के विरुद्ध है। हम इस प्रकार अपने शिक्षा को खर्च नहीं कर सकते। इसके बाद उनका दोस्त बोलता है कि मैं आपका साथ इसमें नहीं दे सकता। यदि आप इसे जीवित करना चाहते हो तो मैं यहाँ से कुछ दूरी पर चला जाता हूँ। वो तीनों पंडित बोलते हैं कि तुम डरपोक हो, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। उसके बाद तीसरे पंडित ने अपनी शिक्षा का ज्ञान का उपयोग करके उस शेर को जीवन दान देता है। उनका दोस्त पीछे पेड़ के ऊपर चला जाता है। जब शेर वापस जीवित होता है, उन तीनों पंडितों को देखता है तो शेर उन तीनों पंडितों को अपना भोजन बना लेता है, और वह तीनों पंडित उस शेर का भोजन बन जाते हैं, जिस वजह से उन तीनों मूर्ख पंडितों की मृत्यु हो जाती है और उनका दोस्त बच जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के पास किताबी ज्ञान के साथ साथ वास्तविक ज्ञान का भी होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजापुर नामक एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सविता नाम की एक औरत और उसके 2 बेटे थे। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सविता पर ही आ गया था। 2 बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तब सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? श्रीधर भाई जी, आप तो जानते ही हैं, मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़े मुश्किल से पाला है। मुझे अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन दोनों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज़्यादा होशियार है। यूँ तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। मानव दोनों में से बड़ा है और होशियार भी, तो तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और अतुल को अपने पास ही रखो। मेरे जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर सविता को थोड़ी तसल्ली हुई।
वो मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अतुल को रामू हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर की हालत भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे बढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते रहे और 3 साल बाद मानव को एक बड़े फूड चेन में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। थोड़े महीनों में मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर मैनेजर में हो जाने वाला था और वो अतुल और सविता को शहर ले जाना चाहता था। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वह बहुत खुश हुए। मगर माँ, तुम तो बीमार हो तो खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने रामू हलवाई के यहाँ बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के बाद उंगलियां भी चाट कर जाएंगे। मगर एक बात का ख्याल रखना अतुल, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक है, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस आप काम पे ध्यान दो। खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अतुल खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे, बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाज़ा। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अतुल ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। गुड मॉर्निंग। अतुल, गुड मॉर्निंग सर। वाह अतुल, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, आओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ मानव, उसके बॉस और उसकी माँ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ वह अतुल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर मानव का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फोक, दूसरी साइड चाकू और चम्मच, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। ये तो बहुत बढ़िया था। किसने बनाया है? जी, मेरे छोटे भाई अतुल ने। अरे मानव, अतुल घर पे ही है, अब तक तूने मिलवाया नहीं मुझे उससे। वो सर खाना बनाने में बिजी था इसलिए। अतुल, अतुल बेटा इधर आओ तो ज़रा। अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आते ही, हाँ बेटा, खूब बढ़िया खाना बनाया है तुमने तो। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? अरे नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर अतुल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले मानव के बॉस ने अतुल को एक ऑफ़र दिया। खाना खा के मज़ा आ गया। नहीं खाना, बल्कि टेबल डेकोरेशन का भी पूरा ख्याल रखा था तुमने। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हम एक नए शेफ़ की ज़रूरत है। अतुल वह हेड शेफ़ की नौकरी करना पसंद करेगा। मगर सर, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, ये तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेता है। वो टेंशन नहीं है मानव, बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अतुल, कल तुम मानव के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर अतुल तो बहुत खुश हुआ, मगर मानव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले दिन अतुल वहाँ पहुँचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा। वाह वाह, खूब, क्या बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीना का फ्लेवर है मुझे बहुत ही पसंद आया। क्या आपको अच्छा लगा सर? क्या मैं चख सकता हूँ? मानव ने हिचकिचाते हुए पूछा। ये तो बहुत अच्छी है, तो फिर क्यों चौंक गया ना? सर ने गुस्से में मानव की ओर देखा। क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओगे या फिर मैं बताऊं? वो अतुल, मैंने इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले।
क्या? अतुल यह सुनकर चौंक गया। मानव को फ़ोन में ये बात करते हुए सविता बहन ने सुन लिया था और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इससे पहले कि वह सिर्फ कुछ कर पाता, मैंने उसे काम से निकाल दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों किया आपने? अतुल दुख भरे आंखों से मानव को पूछता है। मैं नहीं चाहता था कि तुझे मेरे जितना पैसा और लाइफ स्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड मानव। नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरा भाई का दिल बुरा नहीं है। आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा मानव, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी अतुल तुमसे कितना प्यार करता है। सर, मुझे माफ़ कर दो। मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक राजापुर नाम का गांव था, जहां एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह मेहनत से काम करता था। रामू के घर में उसकी पत्नी ही थी। वे दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था। एक बार रामू खेत में खेती कर रहा था कि अचानक से उसका कुदाल एक पत्थर जैसी धातु से टकराया और जोर से आवाज़ आई। रामू चौंक गया और उसके आसपास की जगह को खोद निकाला तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू सोचा कि इस घड़े का मैं क्या करूँगा। यह सोचकर उसे सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय था। रामू काम करके थक गया था। वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया और उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा सेब से भरा था। रामू सोचा, इस घड़े में इतना सेब कौन भरेगा। ज़्यादा ध्यान न देते हुए रामू सेब निकाल कर खा लिया और घड़ा बाजू में रख दिया। रामू जब सेब खा रहा था, अचानक से एक सेब घड़े में गिर गया और थोड़ी देर में पूरा घड़ा सेब से भर गया। रामू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, तो रामू ने एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल दिया तो थोड़ी ही देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुश होकर रात का खाना खाए और सो गए। सुबह होते ही रामू उस घड़े में सब्जियां डालता और बहुत सारी सब्जियां निकालकर बाजार में बेच आता। इस प्रकार रामू खूब तेजी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाया और बड़ा सा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग रामू के बारे में चर्चा करने लगे। आखिर कैसे रामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगी। गांव में दो चोर थे। दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चली तो दोनों रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़े से बहुत सारी सब्जियां बनकर निकल जाती थी। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़े को चोरी करने की योजना बनाई। दोनों चोर योजना के अनुसार रात के समय में रामू के घर गए और जादुई घड़े को चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोरों में से पहला चोर जादुई घड़ा को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला, थोड़ी ही देर में बहुत सारे सोने के सिक्के बन गए। दोनों के बीच लालच आ गया। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़े को छीनने लगे। अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया, क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार
जादुई घड़ा न पहला चोर का हुआ ना ही दूसरा चोर का, दोनों जादुई घड़े से हाथ धो बैठे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, चोरी की वस्तुएं ज़्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी की वस्तु को चुराना नहीं चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों लोग दुनिया में, मगर हजारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। यह कहानी एक नौजवान लड़के की है जो गुस्से में अपने घर से निकल आया है और बड़बड़ा रहा है, छुपाकर रखते हैं सारे पैसे। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरी नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तो उसे पता चला कि वो हड़बड़ी में अपने जूते के बदले अपने पापा के जूते पहनकर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है यह देखने के लिए उसने जूते को चेक किया तो उसने पाया जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस है। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वहां पर जाकर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठाकर लाया था। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को भी छूने नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोच के लड़के ने उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 रुपये बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शॉक हो गया। फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 रुपये उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था। वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता था पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक करके एक ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती गई। उसे पता चल गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 रुपये बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे बुरा बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने बाप को मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा और आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे जिनसे पानी रिस कर पैरों तक आ रहा था।
जूते में निकली कील भी लड़के के पैरों में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की वह बातें याद आई जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद भी वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसका बाप उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए, मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। यह सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए खुशी के। दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझा करते। आशा करती हूँ मैं यह कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुँच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह दुगनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर दुगना फ़ायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं, और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ।
पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ, मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मरता क्या न करता। मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही ख़त्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसके खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस न हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचाने में खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा, अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। मोहन बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर से सेठ के आंगन में आ बैठा। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के हकालने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते हुए अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और न ही उसको ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूँ ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कोई और काम मिल गया होगा या फिर कुछ और?
इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन चोटिल हो गया। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगाता रहा। सेठ मोहन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मोहन की घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने मोहन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से हमें कई पाठ सीखने के लिए मिलते हैं। कहानी से सीखने लायक पाठ। पहला पाठ, अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पाठ, कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यह मार्ग बड़ा कठिन है लेकिन इसकी मंजिल तक आदमी ज़रूर पहुंचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। तीसरा पाठ, जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं करते तब तक हम दूसरों के बारे में सोच नहीं सकते और उसका दर्द नहीं समझ सकते। किसी ने खूब कहा है, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, घने जंगल में एक खुखार शेर रहता था। वह बड़ा बलशाली, क्रूर और अहंकारी था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल के जानवरों को मार डालता था। शेर की यह बात जंगल के जानवरों के लिए चिंता का विषय बन गई थी। उन्हें चिंता थी कि कुछ समय बाद उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। उन्होंने आपस में समस्या पर चर्चा की और शेर के साथ बैठक करने का निर्णय लिया। वे शेर के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहते थे। एक दिन योजना के अनुसार जंगल के सारे जानवर एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। उन्होंने जंगल के राजा शेर को सभा में आने का निमंत्रण दिया। सभा में पशुओं के प्रतिनिधि ने कहा, महाराज, यह हमारा सौभाग्य है कि हमने आपको अपना राजा स्वीकार किया। हमें और भी खुशी है कि आप इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। राजा सिंह ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, क्या बात है। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। वह इस विषय पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त साहस जुटा रहे थे। जानवरों में से एक खड़ा हुआ और बोला, राजा, यह स्पष्ट है कि आपको अपने भोजन के लिए हमें मारना होगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मारना एक अच्छा तरीका नहीं है। यदि आप बिना किसी उद्देश्य के जानवरों को मारते हो तो बहुत जल्द ही एक दिन ऐसा आएगा जब जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। शेर ने गरज कर कहा, फिर तुम क्या करना चाहते हो? जानवरों में से एक ने जवाब दिया, महामहिम, हम पहले ही आपस में इस समस्या पर चर्चा कर चुके हैं और
इसका समाधान ढूंढ लिया है। हमने निश्चय किया है कि प्रतिदिन एक पशु को आपकी गुफा में भेजेंगे। आप उसे जैसे चाहो मार सकते हो और खा सकते हो, और यह आपको शिकार की परेशानी से भी बचाएगा। शेर ने जवाब दिया, ठीक है, मैं प्रस्ताव के लिए सहमत हूँ, लेकिन सुनिश्चित करें कि जानवर समय पर मेरे पास पहुँच जाए, अन्यथा मैं जंगल के सभी जानवरों को मार दूंगा। जानवर प्रस्ताव के लिए तैयार हो गए। उस दिन से रोज एक जानवर शेर के पास खाना बनने के लिए भेजा जाने लगा। शेर शिकार की कोई पीड़ा सहे बिना अपना भोजन प्राप्त करने लगा। तो हर दिन जानवरों में से एक की बारी थी। एक बार शेर की गुफा में जाने की बारी खरगोश की थी। खरगोश बूढ़ा और समझदार था। वह जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दूसरे जानवरों ने उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। खरगोश ने एक ऐसी योजना के बारे में सोचा जो उसकी और जंगल के अन्य जानवरों की जान बचा सके। उसे शेर के पास पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगा, और वह सामान्य समय से कुछ ही देर में शेर की गुफा में पहुंच गया। उस समय कोई जानवर न दिखने के कारण शेर हताश हो रहा था, और जब शेर ने अपने खाने के लिए एक छोटा सा खरगोश देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने सभी जानवरों को मारने की कसम खाई। हाथ जोड़कर खरगोश ने हिचकिचाते हुए समझाया, महामहिम, इसके लिए मुझे दोष नहीं देना चाहिए। दरअसल 6 खरगोशों को आपका खाना बनाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनमें से 5 को दूसरे शेर ने मारकर खा लिया। उसने जंगल का राजा होने का भी दावा किया है। किसी तरह मैं बचकर यहाँ पहुँचा। राजा ने बड़े गुस्से में कहा, असंभव, इस जंगल का कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। मुझे बताओ वह कौन है, मैं उसे मार डालूंगा। मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ तुमने उसे देखा था। बुद्धिमान खरगोश सहमत हो गया और शेर को पानी से भरे एक गहरे कुएं तक ले गया। जब वे कुएं पर पहुँचे तो खरगोश ने कहा, यह वह जगह है जहाँ वह रहता है, हो सकता है वह अंदर छिपा हो। शेर ने कुएं में झांका और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है। शेर आग बबूला हो गया और गुर्राने लगा। स्वाभाविक रूप से पानी में छवि दूसरा शेर उसे समान रूप से दिखाई दे रहा था। वह दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया। शेर का सिर चट्टानों से टकराया और गहरे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। बुद्धिमान खरगोश राहत की सांस लेकर दूसरे जानवरों के पास गया और सारी कहानी कह सुनाई। सभी जानवर खुश हो गए और खरगोश की तारीफ करने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान खरगोश ने सभी जानवरों को क्रूर और घमंडी शेर से बचाया, और वे सभी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें बुद्धिमानी और चतुराई से काम लेना चाहिए और अंतिम सांस तक प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार खरगोश ने मृत्यु के खतरे में होते हुए भी चतुराई से कार्य करते हुए शेर जैसे खतरनाक और अधिक शक्तिशाली शत्रु को परास्त कर दिया, उसी प्रकार बुद्धिमानी और चतुराई से कार्य करके हमें भी भयानक संकट को पार कर बड़े से बड़े प्रबल शत्रु को भी परास्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन की बात है, पिता ने देखा कि उसका बेटा घर के लॉन में गुमसुम बैठा हुआ है। वह बेटे के पास गया और उससे पूछा, बेटा क्या बात है, गुमसुम से क्यों बैठे हो? बेटे ने जवाब दिया, मैं कुछ सोच रहा हूँ पापा। पिता बोला, मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ पापा कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। पिता मुस्कुरा उठा और बोला, अच्छा ये बात है। यदि तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बेटा तैयार हो गया। पिता ने उसे एक पत्थर दिया जो दिखने में साधारण सा ही था और कहा, बेटा इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ।
वहाँ किसी स्थान पर ये पत्थर हाथ में लेकर बैठ जाना। कोई इसकी कीमत पूछे तो कहना कुछ नहीं, बस अपनी 2 अंगुलियां खड़ी कर देना। बेटा बाजार चला गया। एक जगह पर हाथ में पिता का दिया हुआ पत्थर लेकर बैठ गया। उसे वहाँ बैठे हुए कुछ समय ही गुजरा था कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछने लगी, बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है? लड़का कुछ बोला नहीं, बस अपने पिता के कहे अनुसार अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। बूढ़ी औरत बोली, अच्छा 200 रुपये। ठीक है, इस पत्थर को 200 रुपयों में खरीदने के लिए तैयार हो गई। मुझे ये पत्थर दे दो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाला पत्थर के लिए कोई 200 रुपये भी दे सकता है। खैर, उसने वह पत्थर बेचा नहीं और घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। इस बार तुम एक म्यूजियम में जाना, वहाँ भी कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो पहले की तरह 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का पत्थर लेकर म्यूजियम चला गया। वहाँ एक आदमी ने उसके हाथ में वह पत्थर देखकर पूछा, इसकी कीमत क्या है? लड़का कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। आदमी बोला, अच्छा 20,000 रुपये। ठीक है, मैं ये तुमसे 20,000 रुपये में खरीद लूँगा। लड़का यह सुनकर हैरान रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उस पत्थर के 20,000 रुपये भी दे सकता है। पत्थर बेचने से मना कर वह घर आ गया। अपने पिता को उसने सारी बातें बताई। तब पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ। इस पत्थर को लेकर अब तुम किसी कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ और वहाँ भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ कहना मत, पहले की तरह बस 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का तुरंत कीमती पत्थरों की एक दुकान में पहुंचा। उसके हाथ में वह पत्थर देख दुकानदार तुरंत उसके पास आया और बोला, अरे ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे? इसे तो मैं सालों से तलाश कर रहा हूँ। ये पत्थर तुम मुझे दे दो, बताओ क्या कीमत लोगे इसकी? लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। वह आदमी बोला, अच्छा 2 लाख 2 लाख रुपये। ठीक है, मैं अभी तुम्हें 2 लाख रुपए देकर ये पत्थर तुमसे खरीद लेता हूँ। 2 लाख रुपए सुनकर लड़के की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह कीमत तो उसकी सोच से बाहर भी थी। खैर, उसने वह पत्थर नहीं बेचा और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को बताया, पापा यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इस पत्थर को 2 लाख रुपए देने को भी तैयार है। ये कैसा पत्थर है पापा? कोई इसे 200 में खरीदना चाहता है तो कोई 20,000 में और इसे 2 लाख रुपए में भी लोग खरीदने को तैयार हैं। आखिर इसकी कीमत क्या है? पिता बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा तुमने अपनी ज़िंदगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना। इस पत्थर की जगह अपनी ज़िंदगी को रखो और अंदाज़ा लगाओ अपनी ज़िंदगी की कीमत का। इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थान पर अलग अलग थी। वैसे ही ज़िंदगी के साथ भी है। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ पर रखते हो। यदि तुम खुद को 200 रुपये वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत 200 रुपये की होगी। यदि तुम खुद को 2 लाख रुपए वाली जगह पर रखते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत 2 लाख रुपए होगी। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लोग हमारा और ज़िंदगी का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं। लेकिन जो हमें बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। वास्तव में जीवन अमूल्य है, इसका महत्व को समझिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार की बात है, एक घोड़ा और एक भैंस पहाड़ों के ऊपर एक सुंदर घास के मैदान में रहते थे। यह भोजन और पानी से भरपूर और सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ स्थान था।
पहाड़ियाँ कोमल हरी घास से लदी हुई थी। बहती जलधारा ने उनकी प्यास बुझाने के लिए ताज़ा ठंडा पानी प्रदान किया। घोड़ा और भैंस बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ साथ खेलते थे, साथ साथ गाते थे, साथ साथ नाचते थे और साथ साथ भोजन करते थे। एक साल बारिश नहीं हुई। दुर्भाग्य से घास का मैदान सूख गया। धूप की तपिश में घास भी भूरी हो गई। जल्द ही घोड़ा और भैंस कम पानी और घास के लिए लड़ने लगे। एक दिन उनकी रोज की लड़ाई हिंसक हो गई। वे जमकर मारपीट करने लगे। घोड़े ने लात मारी और टक्कर मारी, जबकि भैंस ने अपने विशाल शरीर के साथ एक तरफ धकेल दिया। अंत में भैंस ने अपने तीखे सींगों से घोड़े को घायल कर दिया। घोड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया। वह दर्द से कराह उठा। उसने एक बार उस स्थान को छोड़ दिया। कुछ दिन बीत गए। घोड़ा अपनी चोटों से उभरने लगा। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे भैंस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह भूल नहीं पा रहा था कि कैसे कभी उसके पक्के दोस्त भैंस ने उसे इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। वह अपना बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचा। उसने मदद के लिए एक आदमी के पास जाने का फैसला किया। वह एक आदमी से मिला और अपनी कहानी सुनाई। उसने मदद की गुहार लगाई। उस आदमी ने कहा, अच्छा मेरे प्यारे घोड़े, तुम और भैंस आपस में लड़े और तुम हार गए। हारने वाले की मदद क्यों करनी चाहिए? इसके अलावा भैंस के तेज सींग होते हैं। अगर वह तुम्हें चोट पहुंचा सकती है तो वह निश्चित रूप से मुझे मार डालेगी। उस आदमी ने कंधे उचकाए और कहा, तुमने मेरा फैसला सुन लिया, अब मुझे जाने दो, अपना काम करने दो। घोड़ा उदास हो गया। जैसे ही वह आदमी से आगे बढ़ने लगा, घोड़े ने दयनीय स्वर में फिर से विनती की, यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको उस शक्तिशाली भैंस को पकड़ने में मदद करूंगा। फिर आप उसे रख सकते हैं और मैं अपने घास के मैदान में अकेला रह जाऊंगा। वह आदमी इस प्रस्ताव पर रुक गया और सोचने लगा, लेकिन फिर उसने हंसते हुए जवाब दिया, पकड़ी गई भैंस का मैं क्या करूंगा? वह मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। घोड़े ने उसे ये कहते हुए मनाने की कोशिश की, इसका दूध न केवल मीठा है बल्कि बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी है। यदि आप इसे रोज पिएंगे तो आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। अब वह आदमी संतुष्ट हो गया और घोड़े की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसे केवल चिंता थी, भैंस के सींगों की चिंता थी। घोड़े ने एक योजना सुझाई, आपको जो चाहिए वह एक बड़ी मोटी खड़ी है। घोड़े ने कहा। उसने जारी रखा, मेरी पीठ पर चढ़ो, हर बार भैंस के पीछे भागो, उसे छड़ी से मारो। वह मेरे जितनी तेज नहीं दौड़ सकती और इसलिए हमें वो पकड़ नहीं पाएगी। आपकी योजना बहुत अच्छी लगती है। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगी। मैं इस सौदे के लिए तैयार हूँ। आदमी खुशी से कहा। उन्होंने अगली सुबह योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वह आदमी अपने हाथ में एक बड़ी मोटी छड़ी लेकर घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। उन्होंने घास के मैदान में भैंस को देखा। घोड़ा भैंस के पीछे भागने लगा और उस आदमी ने उसे छड़ी से मारा। योजना काम कर रही थी। छड़ी के कुछ जोरदार प्रहार के बाद भैंस जमीन पर गिर गई। उस आदमी ने जल्दी से भैंस को पकड़ लिया और उसे अपनी झोपड़ी के बगल में एक पेड़ से बांध दिया। घोड़ा अपनी जीत पर खुश था। उसने न केवल अपना बदला लिया था बल्कि घास के मैदान का एकमात्र मालिक भी बन गया था। उसने उस आदमी को धन्यवाद किया और जाने ही वाला था कि उसने देखा कि वह भी पेड़ से बंधा हुआ है। घोड़ा चौंक गया। वह उस आदमी की ओर मुड़ा और बोला, प्रिय मित्र, अब जब तुम्हारा काम पूरा हो गया है तो तुम मुझे छोड़ दो। मैं हरी घास का आनंद लूँगा और तुम भैंस के दूध का आनंद लोगे। आदमी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम समझदार हो। तुमने मुझे भैंस पकड़ना और घोड़ों की सवारी करना सिखाया। अब मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम दोनों बहुत उपयोगी हो। मैं दोनों में से किसी को भी नहीं जाने दे सकता। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी अच्छी देखभाल करूँगा।
उदास घोड़े ने विश्वासघात महसूस किया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने महसूस किया कि वह पीड़ित था, क्योंकि वह क्षुद्र और तामसिक था। आदमी को भैंस के दूध का राज बताकर उसे फंसाने में मदद कर उसने अपने दोस्त भैंस को धोखा दिया। उस दिन के बाद उसने निश्चय किया कि वह फिर कभी किसी के भरोसे को धोखा नहीं देगा, यहाँ तक कि उसे बंदी बनाने वाले व्यक्ति को भी नहीं। इसलिए घोड़े और कुत्ते भी मनुष्य के विश्वस्त मित्र बन गए हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, एक आदमी जो बदला लेना सीखता है वह अपने घावों को हरा रखता है। इसलिए बदले की आस नहीं रखनी चाहिए। आप यदि किसी का बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी गांव में एक विधवा औरत रहती थी, जिसका एक लौता बेटा था, रामनाथ। माँ बेटे बहुत ही गरीब थे। वह औरत बर्तन साफ करती और लोगों के कपड़े धोती। इसी तरह से अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। रामनाथ जब बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटे, अब मुझ में और काम करने की हिम्मत नहीं रही। तुम्हें ज़रूर कोई काम ढूंढना चाहिए और इसी तरह से अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। अच्छी बात है माँ, रामनाथ ने कहा और रोजगार की तलाश में निकल गया। जहाँ कहाँ भटका, मगर कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। भटकते भटकते वह एक सेठ के घर पहुँचा। रामनाथ ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आपको नौकर की ज़रूरत है? सेठ ने जवाब दिया, हाँ, ज़रूरत तो है। उसी समय से रामनाथ को नौकर रख लिया। पहला दिन भी गुजर गया, मगर सेठ ने अपने नए नौकर से कुछ नहीं करने को कहा। दूसरा दिन भी गुजर गया, मगर सेठ ने कोई भी काम नहीं दिया। तीसरा दिन भी गुजर गया, मगर सेठ ने उसकी तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया। रामनाथ को यह सब बहुत ही अजीब लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ ने उसे किस लिए नौकर रखा है। उसने सेठ से जाकर पूछा, मालिक, आप मुझे कोई काम करने देंगे या नहीं? सेठ ने जवाब दिया, हाँ, दूंगा, इसलिए कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। अगले दिन सेठ ने रामनाथ को एक मरे हुए बैल की खाल उतारने के लिए कहा और इसके बाद 4 बड़े बड़े बोरे लाने को कहा और सफ़र के लिए 2 ऊँट तैयार करने का हुक्म दिया। एक ऊँट पर बैल की खाल और बोरे लाद दिए गए। दूसरे पर सेठ खुद सवार हो गया और वे लोग चल पड़े। जब वे एक पहाड़ के पास पहुँचे तो सेठ ने ऊँटों को रोक दिया और रामनाथ को बोरे और बैल की खाल उतारने का आदेश दिया। रामनाथ ने ऐसा ही किया। तब सेठ ने कहा कि रामनाथ, बैल की खाल को उतारकर उस पर लेट जा। रामनाथ की समझ में कुछ नहीं आया कि यह सेठ जी क्या कह रहे हैं, मगर उसने मालिक से कुछ भी नहीं पूछा और वैसा ही किया। जैसे ही वह बोल रहे थे, वह बैल की खाल पर लेट गया और सेठ ने रामनाथ को खाल में लपेटकर एक बंडल सा बनाया और उसे अच्छी तरह कसकर बांध दिया। फिर वह एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया। कुछ देर बाद 2 बड़े बड़े पक्षी वहां आए। उन्होंने उस खाल को अपनी चोंच से चीरने लगे, क्योंकि उसमें से ताज़ा मांस की गंध आ रही थी। और वह दोनों पक्षी उस बंडल को उड़ाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षी उस खाल को चोंच और पंजों से नोचने लगे और उसे इधर उधर खींचने लगे। खाल फट गई और उसमें से रामनाथ लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षियों ने उसे देखा तो वह डरकर उड़ गए और खाल को भी अपने साथ ले गए। रामनाथ उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। उसका सेठ, जो पहाड़ के नीचे खड़ा था, वह उसे देखकर चिल्लाया और कहा, वहाँ पर भूत बने क्यों खड़े हो?
तुम्हारे पैरों के आसपास जो रंगीन पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें मेरे पास नीचे फेंक दो। रामनाथ ने अपने आसपास नज़र डाली तो वहाँ पर सचमुच ही बहुत ही हीरे इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। वहाँ कई तरह के खूबसूरत हीरे धूप में चमक रहे थे। रामनाथ हीरे उठा उठाकर नीचे अपने सेठ के पास फेंकने लगा। सेठ ने उन हीरों को उठाकर जल्दी जल्दी अपने बोरे में भरने लग गया। रामनाथ बहुत देर बाद दिमाग में एक ख्याल आया। वह बहुत गहरी सोच में पड़ गया और परेशान हो गया। उसने अपने मालिक से पूछा, मालिक, मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूँगा? कुछ और हीरे नीचे फेंक दो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। सेठ ने जवाब दिया। सेठ ने अपने सारे बोरे भरे और वहाँ से चल दिया। रामनाथ ने जब अपने आसपास देखा तो उसने पाया कि चारों ओर लोगों की हड्डियाँ थीं, जो शायद सेठ के नौकर रहे होंगे। रामनाथ को अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी और इससे पहले कि वह मुड़ सके एक बड़ा सा पक्षी उस पर झपटा और वह टुकड़े ही करने वाला था कि रामनाथ ने अपने होश कायम में रखे और अपने दोनों हाथों से पक्षी के पंजे जकड़ लिए और उन्हें कसकर पकड़े रहा। पक्षी जोर से चीख पड़ा और रामनाथ को नीचे गिरा देने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिर में वह पक्षी जमीन पर गिर गया और रामनाथ भी सुरक्षित जमीन पर आ गया। उस पक्षी के पैर छोड़ दिए और पक्षी हवा में उड़ गया। इस तरह रामनाथ मौत के भयानक मुंह से सही सलामत निकल आया। वह बाजार में जाकर फिर से काम की तलाश करने लगा। अचानक उसे वहीं सेठ फिर से दिखाई दिया। वह सेठ फिर से एक बार रामनाथ की तरफ आ रहा था। तब रामनाथ ने पूछा, सेठ, क्या आपको नौकर की ज़रूरत है? क्या उसके दिमाग में भूलकर भी वह बात नहीं आई कि उसका नौकर जिंदा लौट कर भी आ सकता है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उसने रामनाथ को कोई दूर नहीं समझा और अपने साथ घर ले गया। सेठ ने रामनाथ को फिर से वैसा ही करने को कहा। सेठ ने उसे एक मरे हुए बैल की खाल उतार कर लाने को कहा। उसके बाद 2 ऊँट तैयार करने को कहा और बोरे लाने का हुक्म दिया। उसके बाद वह पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पर पहुंचकर सेठ ने पहले की तरह ही रामनाथ को खाल पर लेटने और उसे अपने इर्द गिर्द लपेटने के लिए कहा। रामनाथ ने कहा, मुझे करके दिखाइए, मैं ठीक से समझा नहीं। इसमें क्या बड़ी बात है, देखो ऐसे करना है। सेठ ने जवाब दिया और फैलाई हुई खाल पर लेट गया। जब रामनाथ ने तुरंत सेठ को लपेटकर खाल का एक बंडल बना दिया, उसे कसकर बांध दिया और एक तरफ जाकर छुप गया। सेठ चिल्लाया, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? मगर इसी समय वहीं 2 बड़े बड़े पक्षी उड़ते हुए आए और बैल की खाल को उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वह खाल को चोंच और पंजों से फाड़ने लगे, मगर बीच में सेठ को लिपटा हुआ देखकर वह डर गए और उड़ गए। सेठ लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। वक्त बर्बाद मत करना, हीरे नीचे फेंको जैसा मैंने किया था। रामनाथ ने नीचे से जोर से आवाज़ लगाई। तब सेठ उसे पहचान गया और डर और गुस्से से थर थर काँपने लगा। तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे? सेठ ने रामनाथ से पूछा। जल्दी से मुझे जवाब दो, हीरे नीचे फेंक दो। जब मेरे पास काफ़ी हीरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि पहाड़ से नीचे कैसे उतरा जा सकता है। जैसे ही रामनाथ ने यह कहा वैसे ही सेठ हीरे नीचे फेंकने लगा और रामनाथ उन्हें जल्दी जल्दी उठाने लगा। जब बोरे पूरे भर गए तब रामनाथ ने उन्हें ऊँट पर लाद दिया और सेठ से कहा, अब जरा अपने इर्द गिर्द नज़र डालो। जिन आदमियों को हमने मौत के मुंह में धकेला था उनकी हड्डियां सभी जगह बिखरी पड़ी हैं। तुम उनसे नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर चला कहकर रामनाथ ने ऊँट का मुंह मोड़ा और अपनी माँ के घर की ओर चला गया। सेठ पहाड़ की चोटी पर इधर उधर दौड़ता रहा और धमकियाँ देता रहा।
चिल्लाता रहा, मगर यह सब कुछ बेकार था। वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को अपने किए हुए कुकर्मों की सज़ा मिल गई और वह भी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। जबकि रामनाथ अब बहुत ही धनवान होकर अपने घर लौट आया। वह अपनी माँ के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसे तुम दूसरों के साथ करोगे वैसे ही फल तुम्हें भी मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बुद्धिमान की परीक्षा। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो पर वह कर्मठ हो और किसी भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी कर एकत्रित करें, भले ही उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख ना सके। इसी एक शर्त का पालन भी सभी को करना है। अगले दिन से ही सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई ना कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधे गुप्त को दे देता। राधे गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उन्हें मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामस्वामी था। वह राधे गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठ देख राधे गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब रामस्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुनकर राधे गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को एकत्रित करते हैं और पूछते हैं कि आप सब ने जो चोरी की, क्या उससे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब राधे गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सकते हैं? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामस्वामी के। राधे गुप्त रामस्वामी को बुद्धिमान की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए की गई थी। इस प्रकार
मैं रामस्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से क्षमा मांगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानी की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के लिए, सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे ज़रूरी है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है, इसलिए वो गलत रास्ते पर जा रहा है। हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती। यह ज़रूर है कि मन की आवाज़ हमें वो करने की सलाह देती है जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वहित में कार्य करता है। मन हमें सही और गलत का परिचय कराता है। यह सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के पहले हमें मन की आवाज़ जरूर सुनना चाहिए। इस परीक्षा के जरिए राधे गुप्त ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर्ग भी तलाश कर लिया और शिष्यों को जीवन का अमूल्य ज्ञान दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षण पद्धति मनुष्य को धन कमाने का ही ज्ञान देते हैं। एक बालक का सर्वांगीण विकास कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने का ही ज्ञान विद्यालयों में लेता है। उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई भी नहीं लेता, क्योंकि उनके माता पिता भी आज के दौर में बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं और शिक्षक भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपने दायित्व में मुख मोड़ लेते हैं। ऐसे में यह छोटी छोटी कहानियाँ व्यक्ति को सही गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन आजकल इसके लिए भी वक्त मिलना मुश्किल है। यह एक गंभीर समस्या है, जिसके फलस्वरूप आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चले जाते हैं और उन्हें इनका भाव तब होता है जब वे पूरी तरह ग्रस्त हो जाते हैं। अतः ज़रूरी है कि हम सभी आज की पीढ़ी को ज्ञानवर्धक बातें भी सिखाएं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है 4 बेलगाम घोड़े। आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। कई सालों पहले किसी एक राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन इसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो इस राजा को काफ़ी पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो यह उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते। राजा को घोड़े बहुत प्यारे थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन पर जोर ज़बरदस्ती ना की जाए, यानी कि इन्हें मारा पीटा ना जाए। कई महीने निकल गए, मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन नहीं कर पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मार पिटाई के होनी चाहिए, ऐसा युवा को बताया। युवा ने राजा की शर्त मान ली और अपनी तरफ से भी राजा के सामने 2 शर्तें रख दी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं। जो आप मानो तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊँगा। राजा ने कहा, पहले शर्त तो बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया था और अब तो नए ट्रेनर्स भी आने बंद हो गए थे। राजा ने युवा ट्रेनर की सारी शर्तें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले ही दिन से ही एक बड़े बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया और वहाँ सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा।
फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद यह युवा ट्रेनर वहीं बाड़े में लेट गया। वहाँ से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को नहीं बांधा था। अगले दिन भी ट्रेनर वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्य कर्म बन गया था। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है बाड़े में आया। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया कि यह ट्रेनर ही उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह ट्रेंड हो गए हैं, सो राजा एक बार आकर देख ले। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे तुम बताओ, तुमने ये कैसे किया? युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आज़ाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर उनके साथ करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेलकर इन्हें सिखाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोना मुहावरे दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही मज़ेदार और रोचक है, मगर इसका जो सारांश है बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन 4 घोड़ों की तुलना की जाए तो यह 4 घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं, जिससे युवा ट्रेनर में समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया। उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला, अप्रशिक्षित घोड़ा जो कि चिंता है। हमारी बुद्धि को यह समझाना होगा कि चिंता बुरी होती है, चिंतन फायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं होता। हाँ, चिंतन से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। दूसरा, उद्दंड घोड़ा, क्रोध। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आपका हक कोई मार रहा हो या बेवजह आप पर जुल्म कर रहा हो, तब क्रोध आना कोई बुरी बात नहीं है। मगर क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, उद्वंत घोड़ा, लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी है, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी। चौथा और आखिरी उद्वंत घोड़ा घमंड है। मैं यह काम कर सकता हूँ, इसे गर्व कहेंगे। सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, यह घमंड होता है। बस यही सारे फर्क बुद्धि रूप ट्रेनर से इन उद्वंत घोड़ों को समझाना होगा। फिर आपकी यह चारों बदमाश घोड़े भी देखिए कैसे कंट्रोल में आते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है वनराज का बदला। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में चंदर नामक राजा का शासन था।
उसके राजमहल के बगीचे में बंदरों का एक समूह रहता था। बगीचे के फलों के अतिरिक्त राजा के सेवकों द्वारा प्रतिदिन प्रदान किए जा रहे भोजन का सेवन कर वे बहुत हष्ट-पुष्ट हो गए थे। बंदरों का सरदार वानरराज एक बूढ़ा बंदर था जो अति बुद्धिमान था। समय समय पर वह अपना परामर्श बंदरों के समूह को दिया करता था। राजमहल में 2 भेड़ें भी थीं। राजा के पुत्र उनके साथ खेला करते थे। 2 भेड़ों में से एक भेड़ बहुत चटोरी थी। जब मन करता वह रसोई घर में घुस जाती और वहाँ खाने की जो भी चीज़ें पाती खा जाती। रसोइया भेड़ की इस हरकत पर बहुत क्रोधित होता और जो हाथ में आता वह वस्तु फेंक कर उसे मारता। एक दिन वानरराज ने रसोइयों को भेड़ को एक बर्तन फेंक कर मारते हुए देखा। वह सोचने लगा, कहीं रसोइये और भेड़ की यह तानातानी बंदरों के विनाश का कारण न बन जाए। ये चटोरी भेड़ तो खाने के लोभ में यदा कदा रसोई घर में जाती रहेगी। यदि किसी दिन क्रोधवश रसोइये ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी पर उसे फेंक कर मार दी तो अनर्थ हो जाएगा। भेड़ का ऊन से ढका हुआ शरीर आग पकड़ लेगा। भागते हुए भेड़ अस्तबल पहुंच गई तो सूखी घास से भरा अस्तबल धधक उठेगा। घोड़े जल जाएंगे और फिर वहीं बंदरों का काल बनेंगे। यह विचार मस्तिष्क में आते ही वानरराज ने अपने समूह की सभा बुलाई और अपना संदेह जाहिर किया। परामर्श दिया कि इससे पूर्व कि रसोइये और भेड़ों के बीच की लड़ाई हमारे लिए प्राणघातक सिद्ध हो, हमें राजमहल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा हमारा विनाश निश्चित है। लेकिन बंदरों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि उनका सरदार अब बूढ़ा हो चुका है और व्यर्थ का भ्रम पाल रहा है। वे राजमहल के भोजन के आदी हो चुके थे, इसलिए राजमहल छोड़ने को तैयार नहीं हुए। लेकिन वानरराज ने तत्काल राजमहल छोड़ दिया। इधर एक दिन फिर चटोरी भेड़ रसोई घर में घुस गई और वही हुआ जिसका बंदरों के सरदार को भय था। रसोइये को और कुछ नहीं मिला तो उसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भेड़ को फेंक दिया। भेड़ का शरीर जो ऊन से ढका हुआ था धधकने लगा। वह इधर उधर भागने लगी और अस्तबल में घुस गई। आग की लपट अस्तबल में रखी सूखी घास तक पहुंची और पूरा अस्तबल धू धू कर कर जल उठा। कई घोड़े जलकर मर गए, कई घायल हुए। राजा को यह समाचार मिला तो उसने वैद्य को बुलाया और उसे घोड़ों का उपचार करने का आदेश दिया। वैद्य ने घोड़ों के घाव का परीक्षण किया और बोला, इनके घावों को शीघ्र ठीक करने का एक ही उपाय है, इन पर बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी बंदर दिखे तो मारकर उसकी चर्बी घोड़ों के उपचार के लिए लाई जाए। राजमहल के सारे बंदर मार दिए गए। जब वानरराज तक यह बात पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी, लेकिन वह अकेला था। वह युक्ति सोचने लगा जिससे वह राजा के कुल का भी वैसे ही सर्वनाश कर दे जैसे उसने उसके कुल का किया है। एक दिन वह पानी पीने एक झील के पास गया। उस झील में सुंदर कमल खिले हुए थे। वानरराज ने देखा कि मनुष्यों और जानवरों के पदचिन्ह झील की ओर जाते हुए तो हैं, लेकिन वापस आते हुए नहीं है। वह समझ गया कि झील में अवश्य कोई राक्षस रहता है जो झील में गए मनुष्यों को, जानवरों को खा जाता है। उसने चतुराई दिखाते हुए कमल के तने से पानी पी लिया। जब झील में रहने वाले राक्षस ने यह देखा तो झील से बाहर आ गया। उसने कई आभूषण पहने हुए थे। वह वानरराज से बोला, जो भी झील में आता है मैं उसे खा जाता हूँ, लेकिन तुम तो चतुर निकले। मैं तुम्हारी चतुराई देखकर प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? वानरराज बोला, एक राजा ने मेरे संपूर्ण वंश का नाश कर दिया है। मैं उससे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें।
मुझे अपना कंधार दे दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके आहार के लिए राजा और उसके अनुचरों को इस झील में लाऊंगा। राक्षस ने वानर राज को कंठहार दे दिया। वह हार पहनकर बंदरों के सरदार राजा के नगर पहुंचा। वह वहां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा। जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती वह कंठहार देखकर दंग रह जाता। राजा के सैनिकों की दृष्टि भी उस पर पड़ी और वे उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले गए। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें ये कीमती कंठार कहाँ से प्राप्त हुआ? वानर राज ने उत्तर दिया, महाराज, यह हार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। वह जंगल के बीचों बीच स्थित एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय होता है उस समय जो व्यक्ति उस झील में डुबकी लगा ले तो उसे समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और कंठहार प्राप्त होता है। राजा उसकी बातों में आ गया। वह अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित उस झील में डुबकी लगाने को तैयार हो गया। वानर राज ने कहा, कल सुबह की मंगल बेला में पधारिए। लोभ में अंधा हो चुका राजा अगली सुबह अपनी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्रियों और सेवकों सहित झील पहुंचा। वानर राज भी उनके साथ था। वह बोला, महाराज, सबको अलग अलग स्थानों से झील में उतरना होगा। सबके जाने के बाद आप अंत में झील में उतरिए। राजा की पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री, सेवक सभी अलग अलग स्थानों से झील में उतर गए और राक्षस द्वारा खाए गए। बहुत देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे वनराज, मेरी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री और सेवक बाहर क्यों नहीं आ रहे? तब वानर राज ने एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और राजा से बोला, अरे दुष्ट, तुम्हारा समस्त परिवार, मंत्री और सेवक राक्षस द्वारा खाए गए। तुमने मेरे परिवार को मौत के घाट उतारा था। आज मैंने उसका प्रतिशोध ले लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, बुरा करोगे तो बुरा ही फल पाओगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।